लोग आशा करता हूँ आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी आगामी परीक्षा पटवारी लेखपाल के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग गोरखा शासन के जो महत्वपूर्ण कर थे यानी टैक्स उनके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन के मध्य हुए जो युद्ध थे उनका कारण क्या था, क्या तात्कालिक कारण थे, उनको अच्छे से समझा रहे होंगे। और उत्तराखंड के पृथक राज्य के लिए जितने भी आंदोलन यहाँ पर होंगे हम उसको अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहना है। आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर ही चर्चा करते हैं और ये आप लोगों के लिए देख लेना बहुत आप जब रिवीजन घर में कर रहे होंगे और आप लोग ये जानते हैं कि इस टाइम अकेले कुछ चीज़ याद करना बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हैं भारी होता है। और ये मैं पहले ही बोलता हूँ, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते रहते हैं और आप लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही होती है कि हम लोग क्या सब कुछ पीछे का भूल तो नहीं गए हैं, वो सारी चीज़ें इस टाइम आपके दिमाग में आने लगी होंगी आप लोगों के लिए। इसलिए ही मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों को सिर्फ रिवीजन के तौर पर अच्छे से बताया जाएगा। किसी को भी यहाँ पर कोई जज नहीं किया जा रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने यहाँ ये किया है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ जिस विद्यार्थी ने कुछ भी पढ़ा है या कुछ नहीं भी पढ़ा है वो इस वीडियो को जरूर देख ले। मैं वादा करता हूँ अगर इस टॉपिक में से प्रश्न अगर बन गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है और ऐसा प्रतीत भी होता है कि आप लोगों के इस बार याले एग्जाम में आप लोगों को करंट अफेयर के मेरे हिसाब से, जैसे आप लोगों के वहां पर 12-13 नंबर की करंट अफेयर पूछी गई थी, करंट अफेयर के साथ यहाँ पर हिस्ट्री पूछ सकते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। देख लेना उत्तराखंड में हिस्ट्री यहाँ पर 3 या 4 या 5 नंबर को आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आप लोगों को अच्छे से कर कर जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लोक सेवा आयोग जब वो पेपर बनाता है तो वो सारे सिलेबस को देखकर बना रहा होता है। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी लाइन लेकर आया हूँ। आप लोगों का यहाँ पर जैसे ही हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग जानते हैं एक हम लोग मोटिवेट चीज़ हमेशा बोलते हैं, जिसमें मैं आज आप लोगों के लिए एक लाइन लाया हूँ जिसमें यह है कि जिंदगी अक्सर उलझती है। याद रखना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनते रहना। जिंदगी अक्सर उलझती है जब राहें मंजिल के करीब हों। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, जैसे ही आपकी मंजिल जितनी करीब आ रही होगी, जितनी करीब आ रही होगी, आप उतने उलझते जाएंगे अपने ही सब्जेक्ट में, अपनी ही पढ़ाई में। आप लोग इस चीज़ को अच्छे समझ सकते हैं। मैं इसलिए ही इस वाली लाइन को लेकर आया था क्योंकि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं आपके एग्ज़ाम बहुत निकट आ रहे हैं और आप लोग अंदर से आपके मन में एक ही डर है क्या हमें सब कुछ पीछे का याद है या नहीं। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पूरा जो टैक्स है हम उसको समझ रहे होंगे। आशा करता हूं आप मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे और यहाँ पर जो जो चीज़ें हम लोग आपको पढ़ाएंगे सिर्फ आप लोग उसको एक नज़रिए से बिल्कुल हमारे साथ चलते रहेंगे। सबसे पहला आप लोगों के सामने जो कर आता है, ध्यान से सुनिएगा, वो आपका आता है अदनी दफ्तरी। ये गोरखाओं के द्वारा लगाया जाने वाला राजस्व कर्मियों का वेतन हेतु था, याद रखना। फिर उसके बाद आता है एक जन्या कन्या, जन्या शून्य, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जानो और सुनो इसका मतलब है, जन्या शून्य मतलब होता है लगान की पूछताछ करने पर भी अगर आप लोग किसी भी वहां पर अधिकारी से पूछताछ करते हैं कि ये कर क्यों लिया जा रहा है, ये लगान क्यों लिया जा रहा है, इस पर भी आप लोगों का टैक्स हुआ करता था। अगर मैं आपसे बात करता हूं भावर क्षेत्रों में तो दोनिया कर हुआ करता था जो पहाड़ी पशु चारकों के लिए था, और गोबर कर हुआ करता था जो गोबरों पर भी लगाया जाता था। आप सोच सकते हैं कितने महत्वपूर्ण यहाँ पर, जो आप लोग जानते हैं उस टाइम की जनता जब गोरखाली शासन से गुजर रही थी तो उन पर जितने महत्वपूर्ण कर लगे थे उससे ज़्यादा यहाँ पर उनका न्याय व्यवस्था थी। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं दीप व्यवस्था, यहाँ पर एक आप लोगों की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत एक दीप व्यवस्था आएगी जिसमें आप लोग जानते हैं गोलक दीप, कड़ाई दीप, ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं परंतु मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को इसका शासन पता लगेगा कि गोरखाओं का शासन हम लोगों के लिए कितना अत्याचारी रहा होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों ने देखा यहाँ पर 4 महीने यहाँ पर टैक्स बता दिए हैं। और उससे पहले एक छोटी सी चीज और बता देना चाहता हूँ, कल मैंने यहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स में पूछा था कि गंगोत्री धाम का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो अमर सिंह थापा उसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोगों को गलत नहीं करना है। अगर मैं बात करूंगा बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था तो महावीर सिंह थापा हो रहा होगा। इन दोनों को आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनकर आते हैं। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि गोरखा
के उसमें, गोरखा शासन के उसमें मुंडकर किसने लगवाया था? मुंडकर किसने लगवाया था? सबसे पहला भूमि बंदोबस्त कुमाऊं क्षेत्र में किसने करवाया था? ये दोनों के दोनों जोगामल हो रहे होंगे। देखो ये सारी चीजें आपको अगर अच्छे से पता होंगी, याद आपको बस रिपीट कराने के लिए ही मैं ये चीजें लेकर आया हूँ। हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों से ये सारी चीजें इंटू वर्ड पूछी जाए। देखो पॉइंट क्या है यहाँ पर मुझे बताने का, कि आप लोग कोई भी चीज छोड़कर मत जाइएगा। कुछ सैनिक हुआ करते थे जिसमें जागचा और ढाकचा नाम के यहाँ पर सैनिक, ये पूछ लिया जाएगा कि जागचा और ढाकचा नामक जो सैनिक हुआ करते थे किसके शासन प्रणाली में हुआ करते थे? तो वो गोरखाओं के शासन प्रणाली में हुआ करते थे। आशा करता हूं आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कर था। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों का कुसही कर है जो ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। फिर आता है पुंगड़ी कर जो भूमि पर दिया जाता था। ठीक है, इस चीज को देख लेना, एक भूमि पर दिया जाता है। एक अभी आप लोगों का आएगा, इस चीज को देख लेना, ये महत्वपूर्ण हो रहा होगा, जिसको कहते हैं, यहाँ पर एक भूमि कर होता है और एक आप लोगों का यहाँ पर अभी एक कर और आएगा जिसको कहते हैं ये सुवांगी दस्तूर। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, सुवांगी दस्तूर। और एक आप है पुंगड़ी। पुंगड़ी कर क्या था? भूमि पर लगने वाला कर था। वो तो नॉर्मल लोग दिया करते थे। जो सुवांगी दस्तूर हुआ करता था वो 1 BC की अगर किसी की जमीन है, मानकर चलें 1 BC अगर किसी की जमीन है, तो उस पर 1 रुपया एक्स्ट्रा लगने वाला, यानी 1 रुपये अतिरिक्त लगने वाला ये कर हुआ करता था। ठीक है, आशा करता हूं आप इसको नहीं भूलेंगे। फिर पगड़ी कर के बारे में बात करते हैं तो संपत्ति हस्तांतरण कर कहलाएगा। सलामी कर के बात करेंगे तो नजराना टैक्स के बारे में। टान कर या तान कर कितनी बार ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, आप लोग जानते हैं, तो बुनकरों पर लगने वाला टैक्स है। टीका भेंट देख लेना, ये शुभ अक्षरों पर या शादी पर लगने वाला है। सुवांगी दस्तूर बता दिया मैंने। सौन्या फागुन, ये आप लोग जानते हैं, जो आपका सागुन और आप लोग जानते हैं सावन और जो आपका फागुन का महीना होता है उन उत्सवों पर लगने वाला, अगर उस टाइम पर कोई उत्सव हुआ करते थे तो उस पर लगने वाला एक कर हुआ करता था। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रश्न कैसे बना सकता है आयोग, मैं पहले ही बताऊंगा। आप लोगों को 4 कर दे दिए जाएंगे और उनको मैच द फॉलोइंग में आप लोगों को, यानी यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपसे ये दे दिया जाएगा कुसही कर, तो बगल में दे देंगे ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। सुवांगी कर ये दे देंगे भूमि पर लगने वाला कर। आपको दे देंगे सलामी कर, नजराना टैक्स के बारे में दे देंगे। फिर आपको दे देंगे यहाँ पर तान कर, तो उसमें लिख देंगे तान कर में कि शुभ अवसरों पर। तो ये आपको पता लग गया है कि तान कर आप लोगों का बुनकरों पर दिया जाता है, शुभ अवसरों पर नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न यहाँ से यही बनकर आएंगे, इससे अलग नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद आता है सायर कर, बहुत महत्वपूर्ण है, चीज को देख लेना। सीमा और चुंगी पर लगने वाला कर हुआ करता था मिझारी कर। ये मिझारी कर आपका जागरियो, जो जगरिए होते हैं उन पर और चर्मकार पर लगने वाला है। तिमारी कर आप लोगों का फौजदार के लिए है। मांगा कर आप लोगों का युद्ध काल के दौरान जब तत्काल युद्ध हो जाता था उस पर यहाँ पर जबरन मांगा जाने वाला ये कर हुआ करता था। मरो कर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसका पुत्र नहीं होता था उसको भी कर देना पड़ता था। बहता और रहता कर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। बहता कर क्या है, इस चीज को ध्यान से सुन लेना। बहता कर का मतलब है यदि आप लोग अपनी संपत्ति छुपाएंगे, आप लोग बस सुनते जाना है जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोग अगर अपनी संपत्ति छुपाते हैं उस टाइम पर, तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर कर देना पड़ता था और ये कर आप लोगों का 50% हुआ करता था। ये चीज को मान लेना। एक आता है रहता कर, अगर आप लोग ग्राम छोड़कर जाते हैं अर्थात गांव छोड़कर भी जाते हैं तो उस पर भी लगने वाला ये कर हुआ करता था। लगभग यहाँ पर मैंने जितने भी कर आपको करवाए हैं, मैं आशा करता हूँ इन करों से बाहर आप लोगों का नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों को इसके अलावा भी पढ़ना है, देखो बुकों, अगर आप लोग कोई सी भी बुक उठाकर देख लें या कोई सी भी किताब उठाकर देख लें तो वहां पर ये सारे कर तो मिलेंगे ही, इसके अलावा भी कर मिलेंगे जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण कर हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपके लिए एक छोटी सी लाइन और बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लीजिए। इसको क्या है, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, याद रखना, राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। चिड़िया, जब पूछा चिड़िया से कैसे बनेगा आसियाना,
बोली भरनी पड़ती है, उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप लोगों को मैं पहले ही बोलूँगा कि आप लोग छोटा भी प्रयास करते हैं, अगर आज आप लोग यहाँ पर 20 टॉपिक भी पढ़कर जा रहे हैं, एक दिन में अगर 20 टॉपिक भी पढ़ के जा रहे हैं और इन 20 टॉपिक में से अगर आप लोगों के करीबन 10 या 12 नंबर भी आ जाते हैं, तो ये मानकर चलें आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात हो रही होगी। लगभग मैं जो है 5 टॉपिक लाया हूँ, अगर यहीं से मान लीजिए 4 या 5 प्रश्न फंस जाते हैं तो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। सिर्फ 1 घंटा देना होगा, और आप भी जानते हैं हम लोग ये कोर्स से बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ हमारी वीडियो देखनी है और लाइक करना है। मैं आप लोगों का सिर्फ यहाँ पर मनोबल बढ़ाता हूँ और इसमें आप लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। देखो, अब मैं कुछ अपने नोट्स से लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को, जब आप लोग किसी बड़े चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे मान लो देखो अभी तो ग्रुप सी का पेपर है, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर ग्रुप बी का भी पेपर अभी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आरओ एआरओ का पेपर होने वाला है और भी पेपर होने वाले हैं। तो उसमें ऐसे प्रश्न आप लोगों के जब मेंस में जाते हैं तो पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि बुडवल क्या था, बुडवल क्या था, ऐसा क्या कौन सा कारण रहा था जब आंगल और गोरखा के तात्कालिक कारण हो गया युद्ध लड़ने का। ये प्रश्न बन जाते हैं अक्सर, या फिर आपसे इंटरव्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। और आपके लिए यहाँ पर कैसे प्रश्न बनेंगे, जो जो मैं बताऊंगा वैसे ही प्रश्न बनेंगे, बस ये पूरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये बुडवल प्रांत था आप लोगों का, ये नेपाल में था। इस चीज़ को देख लेना, नेपाल, और आप लोगों का एक, आप लोगों का इस चीज़ को मानकर चलें, ये आप लोगों का यहाँ पर है क्या कहते हैं उत्तराखंड, इधर साइड को ये आपका यूपी का एरिया आ जाएगा। इसको आप लोग, मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, ये आपका यूपी का एरिया आ जाएगा, और याला एरिया आप लोगों का किसका है, नेपाल का, ठीक है, नेपाल का। और इधर साइड को बिहार का एरिया आ जाएगा, ठीक है, जहां पर आप लोगों की सिंगौली की संधि होगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का इस वाले एरिया में, यहां पर गोरखपुर से जस्ट आप लोग कह सकते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा सा ऊपर, गोरखपुर साइड से ऊपर, यहां पर आप लोगों को मिलेगा क्या, बुडवल प्रांत। बुडवल एक ऐसा प्रांत था जहां पर उस टाइम आप लोग जानते हैं, ये एक ऐसा टाइम रहा है जब आप लोगों का यहाँ पर किसकी सत्ता थी, इस पूरे उसमें ब्रिटिश काल की सत्ता चल रही थी। तो यह ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आने वाला ये था, परंतु यहाँ पर बीच में अभी कुछ लड़ाइयाँ हो जाएंगी, जैसे आप लोगों को मैं बताऊंगा। फौजदार मनराज ने लड़ाई करके बुडवल को अपने हिस्से में ले लिया, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा हिस्सा, या फिर आप मान सकते हैं एक बहुत बड़ा कारण मिल गया कि क्यों हम अटैक करें आंगल पर। देखो, आपके दिमाग में ना प्रश्न उठने चाहिए खुद कि क्यों किया होगा ब्रिटिश सरकार ने एक देश के ऊपर अटैक। देखो, वो खुद यहाँ पर चला रही थी सत्ता, वो क्यों चाह रही थी। देखो, उसके पास 4 रीजन थे, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। 4 महत्वपूर्ण रीजन क्या हुए थे। सबसे पहला रीजन था ब्रिटिश के पास, वो तिब्बत के साथ यहाँ पर क्या करना चाह रही थी, वो तिब्बत के साथ यहाँ पर वो करना चाह रही थी ट्रेडिंग। याद रखना, तिब्बत का ट्रेडिंग करना चाहती थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये अपना विस्तार बढ़ा रही थी। विस्तार अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पर जो आप लोगों के क्या कहते हैं नेपाल नरेश थे उस टाइम, वो भी अपना विस्तार बढ़ा रहे थे। और यहाँ से अगर मैं कहूँगा तो ब्रिटिश भी अपना विस्तार बढ़ा रही थी, और वो इसी नीति पर चल रही थी। ये दोनों नीतियाँ यही थी जो आप लोगों को क्या कहते हैं नेपाल और ब्रिटिश के रूप में, लड़ाई के रूप में देखने को मिलती हैं। परंतु यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण कारक थे जो आप लोगों को आज देखने को पता लगेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, बुडवल नेपाल और गोरखपुर यूपी के बीच में होने वाला एक संघर्ष का एक ऐसा प्रांत जिसमें याद रखना सबसे पहले पल्लिया राजा हुआ करते थे। पल्लिया राजा थे। पल्लिया राजा कौन हुआ करते थे, यह एक मांडलिक राजा थे। मांडलिक आप लोग सब लोग जानते हैं, मांडलिक एक ऐसा राजा है जो किसी के अंडर पर काम करता है। तो उस टाइम ब्रिटिश का आधिपत्य हुआ करता था। तो यह 1806 की बात चल रही है जब पृथ्वी सेन यहाँ पर पल्लिया सेन के राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी सेन को भीमसेन, और उस टाइम 1806 में नेपाल का राजा कौन होगा, भीमसेन। तो वो क्या करेगा, पृथ्वी सेन को अपने वहां आमंत्रित करेगा और उसको धोखे से मार देगा। ये चीजें जब ब्रिटिश सरकार को पता चलेंगी तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इस चीज को देखना, ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेपाल क्यों लड़ने गए थे। याद रखना, नेपाल में ब्रिटिश सरकार क्यों लड़ने गई थी, क्यों हुआ था आंगल गोरखा युद्ध। इसका रीजन सिर्फ यही है कि मेन क्या था। देखो, ये बुडवल प्रांत को छीन लिया गया। बुडवल प्रांत में यहाँ पर पल्लिया राजा हुआ करते थे, उसको पहले मारा किनने, भीमसेन ने मारा। ठीक है, भीमसेन ने यहाँ पर उसको हत्या कर दी थी 1804 में। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें आप लोग मानकर चलिए जो 1806 में यहाँ पर इस चीज को मार देंगे तो 1804 में एक संधि होगी। याद रखना, एक संधि मैंने आप लोगों को कल परसों करवाई थी, किलपुरी की संधि। ये किलपुरी की संधि थी। किलपुरी की संधि में ये कहा गया था कि इस चीज को देख लेना, जो अवध के नवाब होंगे वो अवध में जाएंगे,
और यहाँ पर जो महेंद्र चंद थे और लाल सिंह, दो ऐसे इंसान थे जिनको पीलीभीत भेज दिया गया था। और यहाँ पर जो कुमाऊं का क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में कौन गोरखा लोग निवास करेंगे, ये चीजें इसमें कही गई थी। और ये कहा गया था कि इनका जो भी उल्लंघना करेगा वो ब्रिटिश से सीधे लड़ाई करेगा। परंतु यहाँ पर क्या किया, जो बुडवल प्रांत था वो बुडवल प्रांत ब्रिटिश सरकार का हुआ करता था। वहां पर बुडवल में किसने, यहाँ पर भीमसेन ने किसको मार दिया, पहले पृथ्वीसेन को मार दिया, जिससे यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक संधि के इन लोगों ने अवहेलना कर दी। और यहाँ पर लॉरेन होस्टिंग को, जैसी इस चीज का वहां पर उस टाइम आप लोग जानते हैं, जो लॉर्ड हेस्टिंग थे, इस चीज को देख लेना, लॉर्ड हेस्टिंग आप लोग अच्छी तरह सब लोग जानते होंगे। लॉर्ड हेस्टिंग को ये जैसे ही पता चलता है कि वहां पर ये सब को मार दिया गया है और बुडवल प्रांत में किस लोगों ने अधिकार कर लिया है, किन्होंने, नेपाल वालों ने अधिकार कर लिया, तो इस चक्कर में यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी के जो एक ये जो क्षेत्र था वहां पर दो कारण हुए थे। सबसे पहला कारण यहाँ पर देखो, ब्रिटिश अधिकारी जो क्षेत्र था वहां पर एक राजा की हत्या कर दी गई और ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया गया था, किसके द्वारा, भीमसेन के द्वारा। ठीक है, तो ये एक तो सबसे पहला कारण था। उसके बाद यह भी तात्कालिक कारण नहीं था कि जिस चक्कर में ये लोग युद्ध कर लें। ठीक है, दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पर जब ये लॉरेन होस्टिंग को जब ये पता चलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है तो ये कैप्टन ब्रैड शाह को भेजेंगे युद्ध करने के लिए और यहाँ पर एक युद्ध लड़ा जाएगा। उस युद्ध में कैप्टन ब्रैड शाह जीत जाएंगे और बुडवल को मुक्त करा दिया जाएगा, किससे, नेपाल से मुक्त करा दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, जैसे ही ये बुडवल को जिता देंगे तो उसके बाद उसके कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर एक फौजदार जो मनराज थे, याद रखना, एक फौजदार थे नेपाल के टाइम पे, नेपाल नरेश के टाइम पे, भीमसेन के टाइम पे मनराज थे, तो उन्होंने क्या किया, इनके नेतृत्व में बुडवल में दोबारा से यहाँ पर क्या करेगा, बुडवल पर ये दोबारा अटैक करेगा। परंतु यहाँ पर जो ब्रैड शाह थे, जैसे ही इन्होंने बुडवल प्रांत मुक्त कराया था तो यहाँ पर दो चीजें इन्होंने बना दी थी। एक तो इन्होंने सबसे पहले चौकी बनाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक चौकी बनाई थी और एक थाना बना दिया था। इस थाने में अपने ब्रिटिश अधिकारी रख दिए थे, जिसमें उनका एक दरोगा भी था और लगभग 20 से ज्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मी थे। और लगभग इन 20 पुलिसकर्मी को और उस दरोगा को किसने मार दिया, ये मनराज ने मार दिया। तो आप लोग जान सकते हैं कि एक तो कारण था कि पहले पृथ्वी सिंह को, सेन को मारा, अब यहाँ पर इन्होंने दूसरे बार यहाँ पर इसको मार दिया। अब इनके पास दो कारण हो गए हैं कि आप लोग इस चीज को देख सकते हैं कि दो कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसलिए बुडवल प्रांत को याद रखना सबसे ज्यादा तत्कालिक तौर पर माना जाता है कि आंगल और गोरखा युद्ध का कारण। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये महत्वपूर्ण था, देखो ये बताने का मेरा तरीका इसलिए था कि आपको देखो, जब भी आप याद करते हैं तो उसको आप किस तरह याद कर रहे हैं, क्या रीजन है आपको याद करने का, ये मैं सारी चीजें आप लोग को इसलिए लेकर आया था, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया। अगर मेरे पे होता तो मैं इसको आराम से एक दिन में पढ़ाता, परंतु मैं इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे ही यहाँ तक आप लोगों का यहाँ पर हत्या कर दी जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैड शॉ के यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस चीज पर एक बार इन लोगों को यहाँ पर दोबारा से गोरखा युद्ध में इन लोगों को लड़ने का एक बार दोबारा से मौका मिल जाएगा। और ये चार तरफ से, याद रखना, चार तरफ से अपनी यहाँ पर टुकड़ी भेज देते हैं या फिर दल भेज देंगे, चार दल भेज देंगे या टुकड़ी भेज देंगे। सबसे पहली टुकड़ी आपकी काठमांडू के पास आएगी, गोरखपुर के पास आएगी, गोरखपुर वही बिडबुल वाला प्रांत, और देहरादून के पास जाएगी, और एक सिरमौर जिसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज क्या होगी, इसमें सबसे पहला जो काठमांडू में हरिगढ़ की जो युद्ध होगा, जिसमें यहाँ पर मेजर जनरल मौर्य, याद रखना, मेजर जनरल मौर्य 8,000 सैनिकों के साथ काठमांडू पर कूच करने जाएंगे। पर यहाँ पर इस चीज को देखेंगे आप लोग, ये इस चीज को अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे, जीत जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, ये हार जाएंगे, क्योंकि इसका रीजन क्या था, ये बहुत इस चीज को ऐसे ही करके ये चले गया बिना किसी रूल या बिना किसी नीति के, ये सीधे ही लड़ाई करने चले गया, परंतु यहाँ ये हार जाएगा। और इसीलिए इसको बुद्धू जनरल के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि काठमांडू, गोरखपुर, देहरादून और सिरमौर के जब आप लोगों के प्रांत में जब वहां पर भेजा गया था, जैसे मेजर या जनरल को भेजा गया था, इसमें कौन से मेजर थे जिन्हें
यहाँ पर बुद्धू जनरल के संज्ञा दी गई है, तो मेजर जनरल मौर्य को बुद्धू जनरल की संज्ञा भी दी गई है। इस चीज को आप लोग देख लेना। ठीक है, काठमांडू में किसको भेजा था? मेजर जनरल मौर्य को भेजा गया था। ठीक है, और ये कौन सी संधि कहलाती है? ये हरिहरगढ़ की या संधि या युद्ध भी कहलाएगा। ठीक है, फिर गोरखपुर आप लोग जानते हैं, गोरखपुर में मेजर वुड को भेजा जाएगा। मेजर वुड को भेजा जाएगा। मेजर वुड तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, परंतु उसके कुछ ही टाइम बाद ब्रैड शाह को भेज दिया जाएगा। ब्रैड शाह कौन? जिन्होंने पहले यहाँ पर वुडवल को जीता था, फिर दोबारा यहाँ पर उसको उनका सफल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देहरादून के अंतर्गत क्या होगा? मेजर जनरल गिलेस्पी आप लोग जानते ही हैं, जिसको खलंगा का युद्ध या नालापाली का युद्ध कहा जाएगा, महत्वपूर्ण है। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन चारों में, क्योंकि ये आपके उत्तराखंड में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेज गोरखा के बीच पहला युद्ध है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे देख लेना, जिसको खलंगना या नालापाली का युद्ध कहा जाएगा। मेजर जनरल गिलेस्पी यहाँ पर मारे जाते हैं, परंतु यहाँ पर जो इनके अभी दो मैं अधिकारियों के नाम बताऊंगा, इन दोनों अधिकारियों के तहर पर यहाँ पर क्या किया जाएगा? पानी को रोक दिया जाएगा, और यहाँ पर जो इनके साथ यहाँ लड़ने आए होंगे वो यहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पर ये देहरादून जीत जाते हैं। इस तरह आप लोग देखेंगे कि कैसे करके, देखो मैं भी पूरा एक चीज़ आपको पूरा ढंग से समझाने वाला हूँ। सिरमौर के अंतर्गत क्या होगा? सिरमौर में यहाँ पर मेजर जनरल और आर्टोलोनी को भेजा जाएगा, और ये आंशिक विजय होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को देख लेना। इसमें यहाँ पर कौन होंगे? एक तो होंगे आप लोगों के अमर सिंह थापा होंगे, और एक उसका बेटा होगा कौन? रणजोर सिंह थापा। सबसे पहले यहाँ पर जैतक का युद्ध लड़ा जाएगा। जैतक का युद्ध यहाँ पर सबसे पहला जो ये वाला जो होगा, ये सारा का सारा हिमाचल प्रदेश में लड़ा गया है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में लड़ा गया है। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? नाहन का युद्ध होगा। नाहन के युद्ध, देखो जैतक के युद्ध में क्या होता है? रणजोर सिंह थापा जो उसका बेटा था वो तो हार जाता है। फिर ऑक्टलोनी आगे बढ़ेंगे, और नाहन के युद्ध में अमर सिंह थापा, इस चीज़ को देख लेना, अमर सिंह थापा के साथ युद्ध लड़ेंगे। और अमर सिंह थापा क्या करेगा? थोड़ा आगे भाग जाएगा, और मलाऊगढ़ का एक किला हुआ करता था, वहाँ पर जाकर ये रुक जाएगा। और जब इसको पता लगेगा कि मैं आर्टलोनी को नहीं हरा सकता, तो ये मलाऊगढ़ की संधि कर देगा। और ये मलाऊगढ़ की संधि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक साथ हो रहा है, और दूसरा ये हिमाचल प्रदेश आपके निकटवर्ती जो राज्य है उसके अंतर्गत हुई है। इस चीज़ को देख लेना, ये आपको पता होना चाहिए। मलाऊगढ़ की संधि मैंने आपसे यहाँ पर पहले ही बोल रखा है, 3 महत्वपूर्ण संधियाँ थीं। एक तो मलाऊगढ़ की संधि, लाल मंडी की संधि, और सबसे लास्ट में सिंगौली की संधि। ये ही आपसे पूछे जाएंगे। देखो जो मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको वहाँ पर याद आ जाएं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, परंतु अगर मैं डायरेक्ट ये भी पढ़ा सकता था, सिर्फ जो प्रश्न बनकर आएंगे वो इससे बनकर आएंगे। ठीक है, मलाऊगढ़ की संधि कब हुई थी? लाल मंडी की संधि किसके बीच हुई थी? सिंगौली की संधि किस किसके मध्य हुई थी? यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये सब पढ़ाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोग सीधे उसको रट कर ना जाए, उसके पीछे क्या कारण है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मलाऊगढ़ की संधि में यहाँ पर क्या होगा? ऑक्टलोनी और अमर थापा के बीच में एक संधि हो जाती है, जिसमें वो उसके सास जो उसकी ये चीज़ को मानकर चलें, यहाँ पर इसकी बहादुरी का परचम बताएगा। ऑक्टलोनी कहेगा कि आप लोग बहुत बहादुर हैं, अगर हमारे बाद में भी संधि अगर हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सैनिक के लिए एक यहाँ पर दल बनाएंगे। ये इतनी बात सब कर दी जाती है, परंतु ये सिर्फ इस संधि तक ही सीमित रहती है। परंतु ये सारी चीज़ें बाद में खुलेंगी कहाँ पर? आपके सिंगौली की संधि में, जब यहाँ पर एक रेजिमेंट बना दी जाएगी गोरखाओं की। ठीक है, ये अभी यहाँ पर बात तो हो गई थी ऑक्टलोनी की, परंतु इस चीज़ को अभी मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ, आंगल गोरखा युद्ध में पहला उत्तराखंड की धरती पर जो लड़ा गया था वो था आप लोगों का नाला पानी का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1814 से चलने वाला है, 30 नवंबर 1814 तक ये चलेगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर इसी में, अब देखो आप लोग अगर कभी उधर साइड गए होंगे तो एक आप लोगों को खलंगा का स्मारक दिखेगा। आपसे पूछ लेंगे खलंगा के स्मारक में किस किस का यहाँ पर किस किस का नाम गड़ा हुआ है, तो उस स्मारक में बलभद्र कुंवर और मेजर जनरल गिलेस्पी का है। गिलेस्पी का क्यों? क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर अधम्य साहस का यहाँ पर क्या दिया था? परिचय दिया था। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत अच्छा यहाँ पर युद्ध हुआ था, और ये युद्ध अपने आप में बहुत अच्छा था, क्योंकि इस चक्कर में, क्योंकि इसको देखने वाला भी एक व्यक्ति था जिसने इसको जीवित देखा था, उसको कहते हैं मिस्टर फेजर। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, जो खलंगा का युद्ध हुआ था, अपनी नग्न आंखों से या फिर प्रत्यक्ष दर्शक के रूप में
किसने देखा था इस पूरे युद्ध को? तो मेजर फेजर ने देखा था, मिस्टर फेजर ने। याद रखना, मिस्टर फेजर अगर वहां पर आ जाएगा तो ये प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के बनते हैं और यही महत्वपूर्ण चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा हम लोग बलभद्र के बारे में बता देते हैं और थोड़ा हम लोग मेजर ऑटरलोनी के बारे में बताते हैं, थोड़ा इस युद्ध के बारे में भी बता रहे होते हैं। देखो ये युद्ध जो था आप लोगों का, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 4 टुकड़ियों में भेजा गया था और एक यहाँ पर देहरादून में किसको भेजा था? ये भेजा था मेजर गैलेस्पी को। मेजर गैलेस्पी की मृत्यु हो जाएगी, परंतु मेजर गैलेस्पी के जो आप लोगों के यहाँ पर 2 सहायक कमांडर, एक तो था मिस्टर कारपेंटर और एक था मिस्टर मॉबी। याद रखना, मॉबी था और एक कारपेंटर था। ये दोनों इस युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। जब गैलेस्पी की युद्ध में मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ाते हैं। ये लोग चतुराई से, याद रखना, चतुराई से एक नल या फिर एक वहाँ पर जो पानी की सप्लाई को बंद कर देंगे, जिससे यहाँ पर बलभद्र जो कुंवर था, बलभद्र कुंवर कौन था? ये गोरखाओं का सेनापति था। याद रखना, और महत्वपूर्ण क्या था, सबसे पहले क्या हुआ करता था, इस चीज को देखना। ये युद्ध होने से पहले भी, ये युद्ध होने से पहले बलभद्र कुंवर के पास मौवी गया था। जो ये मौवी बता रहा हूं ना मैं, ये मौवी गया था बलभद्र के पास कि आप यहाँ पर पत्र, क्योंकि इसको पत्र दिया गया था जो मैत्री पत्र था, परंतु वो क्या करेगा, फाड़ देगा और वो सीधे कहेगा हमें युद्ध करना है, हमें आप लोगों से डर नहीं लगता है और हम लोग युद्ध लड़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि गोरखा लोग किसी के सामने झुकते नहीं थे, परंतु मेन चीज क्या होती थी, जब वो हारने की कगार पर होते थे वो लास्ट में संधि कर देते थे। याद रखना, इसीलिए नेपाल आज तक कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है। वो याद रखना, इसका रीजन सिर्फ ये है कि जब तक वो लड़ते थे, परंतु जब उनको लगता था कि वो हारने वाले हैं तो वो क्या करते थे, अपने आप को सरेंडर कर देते या फिर अपना सरमस्तक झुका दिया करते थे। तो यही रीजन है कि नेपाल आज तक आप लोगों का गुलाम नहीं रहा। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। तो बलभद्र कुंवर की मृत्यु भी हुई होगी बाद में। इसका रीजन क्या था? देखो, जब वहां पर नल बंद कर दिया गया तो वहां पर नल बंद करने के बाद यहाँ पर इस चीज को देखना, नल जैसे ही बंद कर दिया गया तो यहाँ पर पानी की वजह से उन लोगों को प्यास लगी होगी, 4-5 दिन तक उन लोगों को पानी नहीं मिला, तो यहाँ से ये लोग भागकर कहीं और चले गए। और उसके बाद आप लोग इस चीज़ को देखना, महाराणा रणजीत सिंह और अफगानों के बीच में एक युद्ध होगा। यह आप लोगों का भारतीय इतिहास में इस चीज़ को देख लेना, 5 युद्ध होते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए, सारे महत्वपूर्ण हैं। जब आप लोग मुझसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से उस टाइम वहाँ समझा रहा हूँगा कि रणजीत का, यहाँ पर जो रणजीत सिंह है पंजाब की तरफ, ये युद्ध हुए थे अफगानों के मध्य में। इस बलभद्र शाह की यहाँ पर ये बलभद्र हैं कुंवर, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। परंतु लास्ट में क्या होगा, ये पूरा जो यहाँ पर हुआ था, जो नाला पानी का युद्ध था, इसमें कौन जीते थे? ब्रिटिश सरकार जीती थी। यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। नाला पानी का युद्ध कब हुआ? नवंबर, तो नवंबर 1814 से 26 नवंबर 30 नवंबर के बीच में ये हुआ था। इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें कौन से अधिकारी को भेजा गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा? तो गिलेस्पी को भेजा गया था सबसे पहला। गिलेस्पी के अगेंस्ट में लड़ने वाला जो सेनापति था, जो गोरखाओं की तरफ से था, वो बलभद्र कुंवर था। ये पूछा जा सकता है आपसे। ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सहायक कौन थे गिलेस्पी के? तो मिस्टर कारपेंटर और मिस्टर मॉबी थे। ऐसा कौन सा, यहाँ पर याद रखना, बलभद्र कुंवर के सामने कौन मैत्री पत्र लेकर गया था? तो मॉबी लेकर गया था। ये सारे प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। देखो, मैं मानता हूँ आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, परंतु मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ, अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, देखो ये प्रश्न, ये जो है ना, ये आप लोगों का एक ऐसा टाइम आ गया है जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं कर सकता। यदि आप विकीपीडिया में भी जाकर देखेंगे ना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, और ये चीज़ें जेन्युइनली हुई हैं। परंतु जो चंद शासक थे और जो आप लोगों के वहाँ पर पवार वंश थे, उससे प्रश्न नहीं बनते। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि आप लोगों का यहाँ पर कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। एक प्रश्न पर आप लोग 100 बार सवाल उठा सकते हैं, परंतु यहाँ पर आप लोगों को सवाल उठाने का मौका नहीं देगा। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग कभी भी ऐसे सवाल नहीं रखेगा जहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी। इस चीज़ को आप लोग पहले ही सुन लीजिए। तो आप लोगों को उस चीज़ों को पढ़कर नहीं जाना है जहाँ पर आप लोग कहते हैं ना, सर इसका आंसर तो मैंने ये पढ़ा था, सर इसका आंसर तो मैंने ये पढ़ा था, ऐसे वो प्रश्न रखेगा ही नहीं। तो आप लोग ये चीज़ को मानकर चलें, ऐसे प्रश्न वो आएंगे ही नहीं जहाँ पर आप लोगों को लगता है थोड़ा भी डाउट है।
मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये आप लोग इस चीज़ को मानकर चलें कि लोक सेवा आयोग सिर्फ वैसे प्रश्नों को रखता है जो स्वच्छतापूर्ण हो, यानी जिन पर कोई भी डाउट नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूँ, किसने इसको नग्न आंखों से ये पूरा नाला पानी का युद्ध देखा था, खलंगा का युद्ध देखा था जो देहरादून में हुआ था। देहरादून में खलंगा कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आपकी रिप्सना नदी है, उसके पास है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, कभी पूछ लिया जाता है खलंगना का जो खलंगा का युद्ध हुआ, नाला पानी का युद्ध हुआ, कौन सी नदी के पास हुआ है, तो इस चीज़ से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखो मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखें। यदि आपको पसंद आता है ना दिल से, तो दिल से इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करना। देखो अगर आपको दिल से करना है तो ही करना, मैं आप लोगों को यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, परंतु बस मैं इतना कह रहा हूँ, पसंद आता है तो ज़रूर इसको शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कुमाऊं में यहाँ पर अब आगमन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाला पानी में तो आप लोगों का क्या हो गया है, कौन हार गए हैं, यहाँ पर जो शासन करने आया था आपका बलभद्र कुंवर, वो हार चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, कूच होगा कहाँ पर, कुमाऊं की तरफ। ठीक है, अब कुमाऊं की तरफ कूच होगा, क्योंकि कुमाऊं में एक बहुत प्यारे, याद रखना, बहुत प्यारे चौतरिया जी बैठे हैं, बमसा बैठे हुए हैं, 1814 का टाइम है, वो बहुत ज़्यादा शासनवीर हैं और उनको डायरेक्ट हराना, याद रखना, डायरेक्ट उनको नहीं हराया जा सकता था, इसलिए एक कूटनीति की जाएगी यहाँ पर। वो कूटनीति क्या होगी, हर्षदेव जोशी, याद रखना, हर्षदेव जोशी दोबारा से यहाँ पर आएंगे और हर्षदेव जोशी के द्वारा ही इस पूरे इसको जीता जाएगा, याद रखना। इसीलिए यहाँ पर हर्षदेव जोशी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको पूरा अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, क्या क्या चीज़ें थी। देखो अब क्या होगा, जैसे ही कुमाऊं की, देखो यहाँ पर तो अब नालंगा पर ये जीत चुके हैं, तो आपको अब पता लग चुका है कि याला एरिया हमारा खाली हो चुका है। सिर्फ आपका नैनीताल से लेके जो अल्मोड़ा वाला क्षेत्र था, जो सौर का क्षेत्र था, जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र था और जो चंपावत का क्षेत्र था, वो आपका अधिकार है अभी भी बमसा के क्षेत्र में। परंतु जो ये इधर वाला क्षेत्र था देहरादून का, वहाँ से ये लोग कूच करना शुरू कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक तो हेयर से, याद रखना, एक तो आएंगे हेयर से और एक आएंगे ई गार्डनर, इन दोनों को अब यहाँ पर कूटनीति के लिए भेजा जाएगा। अब कूटनीति क्या होगी, ध्यान से सुनना। हेयर से क्या करेंगे, यहाँ पर लाल सिंह, मैंने आपको बोला था ना, जो किलपुरी की संधि हुई थी उसमें पीलीभीत में भेज दिया था लाल सिंह को भी और महेंद्र सिंह, ये महेंद्र चंद को भी, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चीज़ को सुन लेना। तो हेयर से यहाँ पर लाल सिंह के पास जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि इनको कुमाऊं का पता नहीं था, कुमाऊं में कैसे रास्ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सिर्फ गोरखाओं को पता थी, परंतु और किसको पता था, जो वहाँ पर पहले लोग रह रहे थे उनको पता था। तो इसलिए हेयर से सबसे पहले लाल सिंह से मदद मांगने जाएंगे और वो कुमाऊं पर आक्रमण के करते समय यहाँ पर इनकी मदद करेगा। इसका रीजन क्या था, ये चाहते थे कि फिर दोबारा से हमारा यहाँ पर राज्य शुरू हो जाए, परंतु ऐसा इसलिए नहीं होगा यहाँ पर राज्य। देखो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं, एक बड़े स्तर पर चलेंगी, ये एकदम से सारी वीडियो में नहीं बताया जा सकता, परंतु मैं आपको बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। देखो लाल सिंह जो है, आप इस चीज़ को समझ लेना, लाल सिंह यहाँ पर और महेंद्र चंद दो थे, परंतु यहाँ पर लाल सिंह के पास ये जाएंगे और ये कहेंगे कि आप लोग हमारी सहायता करें, आप लोगों को हराकर इन लोगों ने और आप लोगों के कितना अत्याचार किया है आप लोगों के साथ, आप लोग हमारे साथ दें और हम लोग आपको यहाँ पर कुमाऊं का क्षेत्र भी दे देंगे बाद में। परंतु ये बाद में नहीं दिया जाता, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा वंशज नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पर सुदर्शन शाह, याद रखना, सुदर्शन शाह तो वंशज थे, साफ साफ सबको पता है, ठीक है, और ये वंशज थे, इसलिए यहाँ पर टिहरी वाला क्षेत्र इनको पूरा मिल गया था, परंतु यहाँ पर वंशज ना होने के कारण कुमाऊं का क्षेत्र नहीं मिल पाया था, ये इसका रीजन था। देखो ये अपनी कहानी एक अलग है, परंतु यहाँ पर क्या रीजन है, इस चीज़ को देखें। जो ब्रिटिश गोरखा शासन का कुमाऊं पर आगमन हुआ, उससे पहले हेयर से और ई गार्डनर सबसे पहले मुरादाबाद में गए, मुरादाबाद के बाद ये काशीपुर में आए ई गार्डनर, और यहाँ पर पत्र भेजेंगे, ये किसको, चौतरिया बमसा को भेजते हैं 1815 में कि देखो हमने आपके 4 जिलों में, हम लोग 4 जगह गए थे और चारों जगह में हमने अच्छे से जीत हासिल की है, आप यहाँ पर देखो हमारे साथ मैत्री कर लीजिए, आपको सह सम्मान सहित एक राज्य सौंप दिया जाएगा और आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देखो एक संधि की जाएगी और उस संधि के तहत जो जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों को दे दी जाएंगी। परंतु चौधरिया अपने आप में बहुत बहादुर था, उनने कहा कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम सीधे युद्ध करना चाहेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सब जानते थे कि ये हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते इससे, क्योंकि ये चारों तरफ से
यहाँ पर महत्वपूर्ण जो इनकी सेना थी वो आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इस चक्कर में डायरेक्ट नहीं लड़ पाए, परंतु इन्होंने कूटनीति का रास्ता अपनाया। और इस ये गया किसके पास, हर्षदेव जोशी के पास। हर्षदेव जोशी कहाँ पर बैठा होगा इस टाइम, कनखल में बैठा होगा। इसका अपना रीजन था क्योंकि इसके बेटे जयदत्त जयदत्त नारायण को मार दिया गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, एक सौर नरेश के कारण, वो भी मैं बताऊंगा, जयमल द्वारा मारा गया था। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इतिहास में पता लगेंगी। परंतु इसका रीजन क्या था, कनखल में ये यहाँ पर अज्ञातवास में चला गया था। परंतु यहाँ पर आप लोगों का 1797 में जब इसको यहाँ पर क्या कहते हैं वकील के तौर पर कहाँ पर भेजा जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे, बनारस भेजा जाता है। तो यहाँ पर अंग्रेज इसके साथ सहमति करते हैं उस टाइम की हम आपको 50 या 70 रुपये की पेंशन में आपको हम लोग यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर इसके साथ ये दोस्ती की जाती है कि किसके साथ, ब्रिटिश हर्षदेव के साथ। 1800 हम बात कर रहे हैं, हम बात देखो ये तो चल रही है 1815 की बात। 1815 में क्यों हर्षदेव जोशी साथ देगा ब्रिटिश का, उसका रीजन सिर्फ इतना था कि यहाँ पर 1797 ईस्वी में ये जो हर्षदेव जोशी है ये कहाँ जाएगा, ये गढ़वाल की तरफ से जाएगा। एक ब्रिटिश यहाँ पर एक उसमें हुकूमत जहाँ पर कह सकते हैं बनारस में, और यहाँ पर ये वकील के तौर पर जाएगा गढ़वाल के, क्योंकि गढ़वाल के अंतर्गत भी ये आ गया था वहाँ पर संरक्षण में। तो यहाँ पर ये गढ़वाल वाले इसको भेजते हैं ब्रिटिश की तरफ। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग ये यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखो ये जो रीजन था भेजने का कारण यही था कि 1803 में जो आप लोगों का युद्ध हुआ था, जो संधि हुई थी, बाद में क्यों ब्रिटिश इसमें आ गई थी, इसका रीजन सिर्फ इतना था कि हर्षदेव जोशी यहाँ पर गया था। और बहुत सारी बातें हुई होंगी, वो अलग चर्चा है, परंतु इसका रीजन इतना है कि ब्रिटिश ने हर्षदेव जोशी से कहा था जब हमारा वक्त आएगा तो आप हमारा सहायता देंगे, हम आपको 50 रुपये पेंशन या 70 रुपये पेंशन में यहाँ पर आपको दे रहे हैं। और यहाँ पर 70 और 50 रुपये पेंशन दी जाती थी किसको, हर्षदेव जोशी को। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, महत्वपूर्ण है। ये 1797 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 1815 में हर्षदेव जोशी यहाँ पर गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण करने को तैयार हो जाते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना। और यहाँ पर क्या होगा फिर आगे आगे क्या होगा इस चीज़ को देखेंगे। तो हर्षदेव जो जोशी है यहाँ पर क्या करेगा, इस चीज़ को देख लेना। यहाँ पर मेहरा और रोहिलों की एक सेना के लिए बोलेगा उनसे। ब्रिटिश सरकार ने 2 सेनाएं तैयार की। सबसे पहले मेहरा और फर्त्याल, आप लोग जानते हैं कितने बहादुर हुआ करते थे। इनके पास कौन जाएगा, हर्षदेव जोशी जाएगा। परंतु ये पहले नेपाल की तरफ से लड़ते थे, परंतु ये इनको दिमाग घुमा देगा इनका। हर्षदेव जोशी कहेगा कि देखो तुम्हारी ये सत्ता है, तुम पर ये लोग राज्य कर रहे हैं, तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, कि आप लोग ब्रिटिश का साथ दो और ये आपको मिल जाएगा। हर्षदेव जोशी यहाँ पर क्या करेगा, कूटनीति के साथ इनको समझाएगा और ये लोग मान जाएंगे। इस कारण ही यहाँ पर हेयरसे ने अल ऑफ वारविक, याद रखना, अल और वारविक की संज्ञा किसे दी है, हर्षदेव जोशी को दी गई है। ये महत्वपूर्ण है। देखो मैं जो चीज़ें करवा रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया जा रहा है, आपको कोई भी चीज़ छुड़ाई नहीं जा रही है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 2 सेनाएं बनेंगी, एक तो मेहरा और फर्त्यालों की और एक रोहेलो और किसकी, रोहेलो की बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्मोड़ा के अंदर अभियान होगा। 2 दल भेजे जाएंगे, पहला दल और दूसरा दल। पहला दल आपका भेजा जाएगा कर्नल गार्डनर, ये आपके वो गार्डनर नहीं है जो आपके सेनापति बनेंगे, याद रखना, बाद में आके जो यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर बनेंगे, ये एक कर्नल गार्डनर अलग है, वो ई गार्डनर अलग है, ठीक है। यहाँ पर इसमें नैनीताल में भेजा जाएगा इन्हें, और कोसी तक यहाँ पर अभियान सफल हो जाएगा 28 फरवरी 1815 तक, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना, यहाँ पर कर देंगे। दूसरा दल भेजा जाएगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। दूसरा दल आप लोगों का कहाँ भेजा जाएगा, ब्रह्मंडी में। आप लोगों का सबसे पहले ब्रह्मंडी में होगा, जिसमें हस्तिदल चौतरिया हेरसा के साथ युद्ध लड़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कारणवश क्या होगा, हस्तिदल चौतरिया थोड़ा पीछे हट जाएगा, परंतु अगले वाले युद्ध में हस्तिदल चौतरिया हेरसे को कैद कर लेगा। परंतु एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है उसके बाद, गणनाथ का युद्ध। आपसे ये पूछा जा सकता है, जो चीज़ें आप पूछी जाएंगी ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको गलती नहीं करनी है। गणनाथ का युद्ध 23 अप्रैल 1815 को होगा, जिसने निकोल्सन, क्योंकि हेयर से बंद हो गया था यहाँ, निकेल्सन को भेजा गया, कर्नल निकेल्सन को, और उन्होंने हस्तिदल चौतरिया को मार दिया। हस्तिदल चौतरिया किस
युद्ध में मरता है, इस चीज को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। हसील चौतरिया मरेगा, गणनाथ के युद्ध में मरता है। और यहाँ पर ही आप लोगों का कुमाऊं का चाणक्य, जिसको हर्षदेव जोशी कहते हैं, वो भी मारा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हर्षदेव जोशी के पुत्र का नाम क्या था, तो जय नारायण जोशी था। उसको किसने मारा था? उसको यहाँ पर आप लोग जानते हैं, सौर क्षेत्र के एक राजा थे, जयमल ने मारा था उधर साइड को। और यहाँ पर अगर बात करेंगे, हर्षदेव जोशी को गणनाथ के युद्ध में मारा गया। इस चीज़ को आप लोगों को गलती नहीं करनी है। 18 यहाँ पर 23 अप्रैल 1815 को ये मारा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से बिल्कुल लेकर चलना है। अब आगे क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर तो ये हार गया, कौन? हस्तिदल चौतरिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये दूसरा जो आपका आया था, इसमें इस चीज़ को आप देखेंगे तो लाल मंडी के किले पर यहाँ पर क्या होगा, एक युद्ध होगा। जो कब होगा? लाल मंडी का किला, फोर्ट मायरा का किला भी, अब जिसको बाद में जाना जाएगा। लाल मंडी का किला किसने बनवाया? भीष्मचंद्र ने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बाद में जब ब्रिटिश सरकार जीत जाएगी अभी, तो इसको फोर्ट मायरा का नाम दिया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ 23 जो आपका ये 23 को ये हार गया यहाँ पर। और ये आपको मैंने पहले बताया, ये यहाँ पर जो पहला था, जो आपका 28 फरवरी को यहाँ पर हार गया था। उसके बाद 23 को ये याला ये क्षेत्र भी हार गए, चंपावत का, कोसी वाला और नैनीताल वाला क्षेत्र भी हार गए। अब ये सीधे कूच कहाँ करेंगे? अल्मोड़ा की तरफ, जहाँ पर बैठा कौन होगा? बमसा। ठीक है, तो निकोलसन और गार्डनर की एक संयुक्त सेना जाएगी, और यहाँ पर चौमू भंडारी और बमसा की एक अलग होगी, और इन दोनों के मध्य लड़ा जाएगा लाल मंडी का युद्ध। और उसके बाद लाल मंडी का युद्ध आपको पता ही है, पहले बहुत जोरों शोरों से होगा। जब पता लगेगा बमसा को कि हम हारने वाले हैं, तो ये लाल मंडी का संधि कर लेंगे। जैसे वहाँ पर अमर सिंह थापा को पता लगा कि भैया मैं तो हारने वाला हूँ, तो वहाँ पर वो मलाउगढ़ की संधि कर लेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये आपको डेट सारी पता होनी चाहिए। लाल मंडी की संधि कब हुई थी? 27 अप्रैल 1815 को हुई थी। 25 अप्रैल 1815 को इसका युद्ध हुआ था। ये सारी चीज़ आपको पढ़कर जानी है। बमसा नेपाल के दरबार में एक पत्र भेजेगा कि हम लोग यहाँ तो भैया हार गए हैं, हमने एक संधि लड़ ली है, हमने एक संधि कर ली है, जिसमें हम लोग यहाँ पर अब काली नदी के पास चले जाएंगे। अब वो काली नदी में पास चले जाएंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, दो दल में बढ़ जाएगा। एक तो चौतरिया दल होगा, एक आपका थापा दल होगा। चौतरिया दल तो देखो यहाँ मान गए हैं इस संधि को, ये संधि को मान जाते हैं, इसलिए बाद में जाकर अभी एक संधि करवा देंगे जल्दी। ठीक है, अभी आपको एक संधि देखने को मिलेगी 2 दिसंबर को, वो जो होती है, इसमें हस्तिदल चौतरिया लोग मान रहे होते हैं, जो चौतरिया लोग थे वो सब इसको मान रहे होते हैं। परंतु अभी यहाँ पर आपका एक थापा दल आएगा, जो इस संधि को इनकार करेगा। परंतु बाद में अभी 28 फरवरी एक आपका और आप देखने को मिलेगा 2000 यहाँ पर कब? 1816 में, 1816 में यहाँ पर एक अभी आपको देखने को मिलेगा युद्ध, जिसमें यहाँ पर पूरा का पूरा नेपाल झुक जाएगा। और ओटल लोनी की जब जाएगी पूरी पूरी सेना जाएगी कहाँ पर? नेपाल पर, कि हम नेपाल लड़ने आ रहे हैं। तो आपको पता ही है, इनको जब पता लगेगा कि ये सब जगह जीत कर आए हैं, तो नेपाल को भी जीत जाएंगे, तो फिर एक संधि करते हैं, जो पूर्णतः संधि कहलाएगी संगौली की संधि। देखो अब यहाँ पर आप लोगों को सिंगौली की संधि महत्वपूर्ण हो जाएगी। लाल मंडी की संधि, मलाउगढ़ की संधि मैंने सारी बता दी है। ये सारा कहाँ से होते हुए आ रहा है? पूरा बुटबुल प्रांत से होते हुए आ रहा है। लगभग मैंने जो 20 मिनट आपको ये पूरा समझाया, इसका रीजन सिर्फ इतना था। यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, ये सीधे बन सकते हैं कि सिंगौली की संधि कब हुई, लाल मंडी की संधि कब हुई, ये किन किन के बीच हुई, बुटबुल प्रांत कहाँ पड़ता है, बुटबुल के अंतर्गत किसको मारा गया था? पृथ्वी सेन को मारा गया था। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। यदि देखो यहाँ पर देखो, आपको लगता है कि हम लोग डीप में पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाने का रीजन सिर्फ इतना ही है। देखो यदि आप किसी भी तह तक नहीं जाएंगे ना, ऊपर ही ऊपर से अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पर मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप ये भूल जाएंगे। परंतु यहाँ पर अगर आप लोगों ने बिल्कुल डीप में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपको ये याद जरूर आता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है, जैसे अभी सिंगौली की संधि है, अब आप लोगों से मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि सिंगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो सब लोग यहाँ पर क्या दे रहे हैं, क्या इसका उत्तर दे रहे हैं? 4 मार्च 1816 इसका सब उत्तर दे रहे हैं। पर मैंने कितनी बार आपसे बोला है कि जो रियल संधि जो होगी, जो रियल संधि होती है, वो आप लोगों की 2 दिसंबर 1815 को यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। आप लोग जानते हैं ना, हस्ताक्षर करना और इस चीज़ को पूरी पुष्टि करना, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपसे बोलेंगे सिंगौली की संधि की पुष्टि कब की गई, तो वहाँ पर सीधे आएगा आप लोगों का 4 आप लोगों का मार्च, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, 4 मार्च आप लोगों का आ रहा होगा।
और यदि आपसे पूछेंगे क्या कहते हैं कि इसका हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो हस्ताक्षर यहाँ पर कब किए गए थे, 2 दिसंबर को किए गए थे। इस चीज़ को देखो, ये चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है, मुझे पता है यहीं पर आप लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं और गलती कराते हैं। तो नेपाल में देखो, याद रखना सिंगौली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके याद रखना भारत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड की दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ पर नेपाल नरेश जो आप देखेंगे, सबसे पहले राजा कौन थे नेपाल में, तो ग्रैवाण विक्रमशाह होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, भीमसेन थापा होंगे। इन्होंने लाल मंडी की अवहेलना की थी, याद रखना, मैंने पहले ही बोला था ना, दो धड़ में बढ़ जाता है, एक तो चौतरिया और एक थापा। देखो सपोर्ट कौन करता है पहली वाली संधि को, जो आपकी हुई थी लाल मंडी की संधि, उसको सपोर्ट करेगा कौन, चौतरिया करेगा, परंतु थापा नहीं करते हैं। जो भीमसेन थापा है वो कहेंगे भैया हम तो नहीं मान रहे लाल संधि को, ये तो अपने आप बेमतलब में करा गए हैं। कौन यहाँ पर जो पहले बमसा थे, वो आपको पता है ना, बमसा ने तो किस लाल मंडी की संधि करी थी, परंतु भीमसेन थापा इस चीज़ को नहीं मानते क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। वो कहते हैं कि हम दोबारा से युद्ध लड़ेंगे। परंतु क्या होता है, इस चीज़ को देखें, 28 फरवरी 1816 में यहाँ पर दोबारा से ऑर्डर लोनी की सरकार जाएगी और उसके नेतृत्व में करीबन 10,000 तक यहाँ पर सैनिक कूच करने लग जाएंगे नेपाल की तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हिल जाएगी कौन, कौन, नेपाल की सरकार यहाँ पर हिल जाएगी, कहेगी भैया यहाँ तो लड़ने आ रहे हैं, अभी हमसे लूट लेंगे, तो ये क्या करेंगे, संधि लड़ लेंगे। अब यहाँ पर संधि होगी। अब ये देखो, ये प्रश्न अगर आपका बन जाता है कि सिंगौली की संधि की पुष्टि कब की जाएगी, तो आपकी 4 मार्च को की जाएगी। कब हुई, तो 2 दिसंबर को हुई है। ठीक है, इस चीज को देख लेना। अगर आपसे ये पूछा जाता है सिंगौली की संधि हुई कब हुई, और उसमें यह भी नहीं पूछा जाता कब हस्ताक्षर किए गए, कब पुष्टि की गई, तो वहां पर आप लोगों को ये दोनों एक साथ नहीं दिए जा सकते। वहां पर इसका उत्तर आप लोगों का 2 दिसंबर बिल्कुल राइट होगा। अगर 2 दिसंबर नहीं दिया है तो 4 मार्च भी दे सकते हैं, तो 4 मार्च आप वहां टिक करके आएंगे तब। तो अभी ये दोनों आपको साथ नहीं देंगे। अगर वहां पर अलग से पूछा जाएगा कि पुष्टि कब हुई, तो 4 मार्च को हुई है, हस्ताक्षर कब हुए हैं, 2 दिसंबर को हुए हैं। यदि आपसे ये दोनों नहीं पूछे गए हैं तो ये दोनों एक साथ नहीं दे सकता वो। ठीक है, ये आपस में याद रखना है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ये संधि हुई थी ना, इस संधि के भी कुछ महत्वपूर्ण रीजन थे, इस चीज को आप देख लीजिए। सबसे पहले गोरखाओं की यहाँ पर क्या होगी, भर्ती करवाई जाएगी। विकास कार्य में यहाँ पर क्या किया जाएगा, गोरखाओं का साथ दिया जाएगा, गोरखाओं को यहाँ पर साथ में लिया जाएगा, जितने भी विकास कार्य होंगे उनको, यानी एक सैलरी के रूप में यहाँ पर एक नौकरी दी जाएगी। इस चीज को देख लेना। अगर बात करेंगे पूर्व क्षेत्र बुटवल, सिरमौर, कुमाऊं को अच्छी तरह से मुक्त किया जाएगा। सिक्किम के क्षेत्र को इन्हें छोड़ना पड़ेगा। काली नदी को यहाँ पर पहली बार देखो, लाल मंडी में ये बोला गया था कि हम लोग काली नदी के उस पार जा रहे हैं, परंतु इस चीज को प्राकृतिक विभाजन रेखा नहीं माना गया था, परंतु सिंगौली की संधि में माना गया है। ये पूछा जा सकता है कि प्रथम बार, सबसे पहली बार कौन सी संधि में काली नदी को ही यहाँ पर सीमा रेखा माना गया, तब आप लोग वहां पर लाल मंडी लगा कर आएंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि किसमें प्राकृतिक विभाजन रेखा माना गया है, तो वो आपकी सिंगौली की संधि हो रही होगी। देखो ये महत्वपूर्ण है और प्रश्न आपका यहीं से बनता है, सिंगौली की संधि से। तो आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक पूरा अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आप लोग ये मैंने आपको यहाँ पर कर भी करवा दिए हैं अच्छी तरह, और पूरा आपको ये पूरा बता दिया है कि कैसे करके आप लोगों को यहाँ पर गोरखा शासन के कर करके जाने हैं। और गोरखा शासन में जो बुटवल प्रांत से लेकर, जब बुटवल से आप लोगों का पता होना चाहिए, जब आप लोगों का 1806 से युद्ध की नीति बन गई थी, किसकी, ब्रिटिश सरकार की, कि अब हमको तो नेपाल में युद्ध छेड़ना ही छेड़ना है। ये यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। इस टाइम यहाँ पर कौन थे, मैंने आपको बता दिया, लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पर आप लोगों के कौन थे, पूरे भारत में पूरा क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व तो संभाल रहे थे। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये पूरी सिंगौली की संधि, लाल मंडी संधि, और आपकी कौन सी संधि थी, मलावगढ़ की संधि, ये सारी आपको अब समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे। अब आपके आगे क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस चीज को आप लोग देखो। एक प्रश्न और ये भी बन जाता है इसमें कि यहाँ पर संधि में कौन कौन गया था। देखो जो सबसे पहली बार जो संधि हुई थी ना, ध्यान से सुनो, जो सबसे पहली बार संधि हुई थी वो हुई थी चंद्रशेखर उपाध्यायों के बीच, याद रखना, और गजराज मिश्र के और ब्रैड शाह के बीच। यहाँ पर ब्रैड शाह ने हस्ताक्षर कर दिए थे, इस चीज को आप लोग देख लेना, हस्ताक्षर कर दिए थे। और यहाँ पर सिंगौली की संधि में हस्ताक्षर के समय कौन सी तारीख थी, 2 दिसंबर 1815 की बात है, जब चंद्रशेखर उपाध्याय नेपाल की तरफ से, और ये कौन है, गजराज मिश्र कौन है, गजराज मिश्र यहाँ पर राजगुरु होंगे, इस चीज को देख लेना, राजगुरु होंगे। और यहाँ पर इस चीज को आपको पता होना चाहिए, इन दोनों ने
नेपाल की तरफ से ये संधि करवाई थी और जिसमें हस्ताक्षर 2 दिसंबर 1815 को हो गए। परंतु आपको पता ही है थापा दल नहीं मान रहे थे, इसलिए नेपाल में दोबारा युद्ध लड़ा गया और दोबारा युद्ध के बाद सिंगरौली की पुष्टि कब होगी? आपकी 4 मार्च 1816 को होगी। अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आशा करता हूं, और मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए अब होने वाला है। यहाँ से देखो, थोड़ा सा देखो, ये लंबी वीडियो जरूर हो रही है, परंतु आप लोग जानते हैं 1.5 घंटे में मैंने आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दी है जो आप लोग भी जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बस मेरे साथ बने रहना है, इसको हम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे होंगे। और इसको जितना भी मैंने यहाँ लिखा है, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बार प्रांत की मांग कब की गई थी? प्रश्न देखो, ये प्रश्न डायरेक्ट है, वन लाइनर में सीधे बनेंगे, और मैं इसको अच्छे से पॉइंट वाइज बनाकर लाया हूं। आप लोग बस सुनते रहें, बस आपको सुनना है। करीबन मैं आपसे 25 मिनट और मांगूंगा और इस पूरी वीडियो को हम लोग खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए एक आंदोलन होता है, तो यहाँ पर जो प्रांत की पहली बार मांग की जाएगी कि हमें उत्तराखंड एक अलग कर दीजिए यूपी से, तो ये किसके समक्ष रखी जाएगी? महारानी विक्टोरिया के समक्ष। कौन रखेगा? ज्वाला दत्त जोशी और बद्री दत्त जोशी रखेंगे। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। इन दोनों मांग को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसका रीजन क्या था? ये सारी चीज़ें आप लोगों को जब आप लोग भारत का युद्ध देखते हैं तो 1857 के बाद यहाँ पर जो चरम पर था वो था आप लोगों का 1900 के टाइम पर। तो और ये टाइम वही है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा कि इन्होंने कहा कि हमें एक अलग प्रांत चाहिए, और किसके सामने रखा था? महारानी विक्टोरिया के सामने। पूछा जा सकता है ज्वाला दत्त जोशी और बद्री दत्त जोशी, ठीक है। पहला लाइन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपका आएगा 1928 में। ये हम लोग कर रहे हैं अभी, कहाँ मांग रखी गई? 1928 में साइमन कमीशन को, याद रखना, अप्रत्यक्ष मांगे रखी गई। उसमें कुमाऊं की एक प्रथम मांग के लिए प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद आपका क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1938। आशा करता हूं आप ये पूरा दिख रहा होगा। 1938 में कांग्रेस श्रीनगर अधिवेशन में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार मांग की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको गलती नहीं करनी है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से पहली बार मांग कब की गई थी? यहाँ पर 1938 में की गई है, कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग के लिए इसमें कौन कौन आएंगे? एक तो जवाहरलाल नेहरू हो रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, और एक उनकी बहन कौन होंगी? विजया लक्ष्मी पंडित होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं इसी क्रम में, अब हम आगे चलते हैं। देखो, स्टार्टिंग करते हैं पूरा स्टार्ट से। तो एक क्रम देखो, सबसे पहला क्या होगा? यहाँ पर गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब होती है? ये प्रश्न बनता है डायरेक्ट 1901 में। गढ़वाल, यहाँ पर कुमाऊं हैप्पी क्लब की स्थापना कब होती है? 1903 में। बंगाल का विभाजन आप लोग जानते हैं 1905 में। फिर उसके बाद दिल्ली दरबार होता है 1911 में। देखो, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिक्टो वाइज पढ़कर जानी है। फिर उसके बाद कांग्रेस, यहाँ पर कुमाऊं कांग्रेस बनेगी 1912 में। होम रूल लीग की स्थापना आप लोगों की 1914 में होगी। बहुत विद्यार्थी कहेंगे कि 1916 में तो इंडिया में हुई है। देखो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में कभी बता दूंगा, परंतु आप लोगों को बस जो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहिए। गढ़वाल पत्र को मासिक से साप्ताहिक पत्र यहाँ पर किया गया, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। 1916 में किसका होगा? इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। कूली बेगार वन आंदोलन की नींव किसमें रखी गई थी? इसी के अंतर्गत रखी गई थी। 1921 बहुत महत्वपूर्ण है, 1921 तक आप लोग जानते हैं। 1921 में यहाँ पर सरयू नदी के किनारे सारे राजपत्र फाड़ दिए जाते हैं और यहाँ पर कूली बेगार प्रथा को पूरी तरह से नहीं माना जाता। इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे करके 1923 में यहाँ पर ऑफिशियली रूप से कूली बेगार प्रथा का अंत हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न यहीं से बनकर आएंगे, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं बनते हैं। इस चीज़ को आप मानकर चलें। देखो, जो मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम बताया है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करना। 1901, 1903, 1905, 1911, 1912, 1914, 1916, उसके बाद 1921 और 1923, लगभग एक बहुत बड़ा मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखो, पक्का नहीं है, परंतु प्रश्न अगर यहाँ से बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 1923 की बात करते हैं। कुमाऊं ए एस्पिरेट प्रोविनेंस मेमोरेंडम आया था, याद रखना, मेमोरेंडम आया था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रांतीय परिषद 1923 में चुनाव होते हैं तथा यह बात पृथक राज्य
कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। देखो पृथक राज्य की मांग बहुत के सामने रखी गई, मैंने आपको भी बताया। देखो विक्टोरिया के सामने रखी गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 1923 में रखी जा रही है। यहाँ पर 1923 में इस चीज़ को क्यों नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रांतीय यहाँ पर चुनाव हो गए थे, जिसमें अल्मोड़ा में हरगोविंद सिंह जीत जाएंगे, नैनीताल और काशीपुर से गोविंद वल्लभ पंत जीत जाएंगे, गढ़वाल से बैरिस्टर लाल मुकुंदर यहाँ पर चुने जाएंगे। अब क्या होता है, आप लोग जानते हैं जब चुनाव होते हैं तो पीछे की सारी चीज़ों को भूल दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा चर्चा में नहीं रही कि हमें पृथक राज्य चाहिए। अभी पृथक राज्य पर हम चल रहे हैं। तो 1938 में आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया 1938 में श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जो दिल्ली में हुई। इनका नाम चेंज हिमालय सेवा संघ पड़ गया था, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, बाद में जिसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। 1944 में यहाँ पर क्या होगा, श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाएगी। आप लोग जल्दी समझे, कमेंट में बताएं कितने दिन की यहाँ पर अनशन के बाद इनकी मृत्यु होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ पर इनकी अस्थियों को डाला गया था, उस ताल का नाम बताना है, उस जगह का नाम बताना, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चोड़ाबाड़ी ताल आप लोग जानते हैं, वहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ डाली गई थी, इसलिए वहाँ पर गांधी सरोवर है। देखो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रश्न यहीं से बनकर आएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएगा। 1946 में बद्रीनाथ पांडे, देखो बद्रीदत्त पांडे की बात करते हैं तो हिंदी यहाँ पर हल्द्वानी सम्मेलन जब हुआ था, उसमें पर्वतीय भू राज्य मांगने पर यहाँ पर विशेष जोर दिया गया था। फिर उसके बाद आपका आता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आएगा 1947 में अनुसुईया बगोड़ा ने यहाँ पर पर्वतीय भू राज्य के भौगोलिक इकाई के रूप में यहाँ पर मांग की थी 1947 में। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 1948 में पहली बार गंगादत्त पांडे, देखो आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वतंत्र भारत के बाद, देखो 1947 में आपकी भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र भारत के बाद उत्तराखंड के प्रथम पृथक रूप से जिन्होंने नाम लिया कि उत्तराखंड हमें चाहिए, वो गंगादत्त पांडे थे। प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को पता है एस्केधर यहाँ पर आयोग आएगा। एस्केधर आयोग क्या था, प्रत्येक राज्य को भाषाई आधार पर अलग करें, तो बद्रीनाथ पांडे ने यहाँ पर जो मांग की गई थी, इस चीज़ को भी खारिज कर दिया गया। देखो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे करके चलते हुए आ रही हैं, कैसे करके जोर आपको देना है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। 1950 आएगा, 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति की स्थापना होगी। ये डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ कब इसकी स्थापना हुई। आपको सिर्फ मेरे साथ बिल्कुल इसको पढ़ते हुए चलना है, आपका रिवीजन हो रहा है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, बस आप लोग इसको पढ़ते रहें। देखो पर्वतीय जन विकास समिति की स्थापना दिल्ली में होती है। इसमें उत्तराखंड और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को एक अलग से राज्य बनाने की बात की गई थी, परंतु याद रखना इसका, देखो अलग की बात तो करी गई, परंतु यहाँ पर मेन चीज़ क्या था ना, देखो ये लोग क्या कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि हमें एक अलग प्रांत कर दो या फिर एक अलग हमें राज्य दे दो। परंतु यहाँ पर जो देश में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए सत्तावादी लोग थे, तो वो लोग क्या देख रहे थे, वो देख रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान को उन लोगों ने अलग करा, वो कहीं याला क्षेत्र भी अलग करके ना चले जाएं, इस चक्कर में वो इस चीज़ को अलग नहीं कर रहे थे। इसका एक दूसरा नज़रिया भी था कि यहाँ पर वो कहते थे कि ये अलगाववादी बात कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को अभी मान्यता प्रदान नहीं की, परंतु आगे धीरे धीरे जब लड़ाइयाँ होंगी ना, तो इनको करना ही पड़ेगा। देखो 1949 में टिहरी का विलय भारत के अंतर्गत आया। 1957 में राज्य के लिए आंदोलन मानवेंद्र शाह ने किया, यह आपको पता होना चाहिए। और इस टाइम क्या होगा, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1962 और 1965 में पाक का युद्ध हो जाएगा। 1965 में यहाँ पर पाक का युद्ध हो जाएगा, और इस कारण क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर धीरे धीरे कम पड़ने लग जाएंगी, क्योंकि ये युद्ध की तरफ जाएगी सरकार। तो इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है, इसका रीजन सिर्फ ये बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पर देखो जो पर्वतीय जन विकास समिति बनी 1950 में, भारतीय के लिए जो आंदोलन मानवेंद्र शाह ने कब लड़ा, 1957 में। 1960 में आपका सीमांत जिलों का गठन किया जाएगा, इस चीज़ को देखना है, पूछ लिया जाएगा कि कब किया गया, 1960 में। 1968 आपसे पूछा जा सकता है कि पर्वतीय राज्य परिषद बनेगा, वो कौन बनाएगा, रामनगर में, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। दया कृष्ण पांडे, गोविंद सिंह मेहरा उपाध्यक्ष होंगे, नारायण दत्त सुंदरयाल इसके महासचिव होंगे। देखो ये सारी चीज़ें मैंने कल रात अच्छे से करी हैं, अच्छे से लिख कर लाया हूँ, छोटे से नोट्स बनाकर लिख कर लाया हूँ, आपको बस यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं चीज़ें, तो बस आप सुनते रहिए, आप लोग को बोर नहीं होना है। देखो मैं यही मेन चीज़ कहता हूँ, यदि आप लोग यहाँ पर भी बोर हो रहे हैं ना, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं अपनी तरफ से तो पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आपको समझना होगा तो आप समझेंगे। जो सीरियस स्टूडेंट है वो पूरा सुनता है, उसके बाद अगर उसको कुछ डाउट लगते हैं तो वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं हमेशा उसका जवाब देता हूँ। पर आप लोगों को ये नहीं करना कि देखो वीडियो को पूरा देखें, क्या वीडियो में बताया जा रहा है, अगर यहाँ से प्रश्न बन गया ना, तो कल के दिन आप मुझसे ही कहेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया वो आ गया।
ये इस चीज़ को मानकर चलें। देखो अगर आपका सीधे ये बन जाएगा कि देखो ये बन जाएगा कि क्या कहते हैं 1968 में दिल्ली प्रदर्शन किया गया, बोट क्लब ने, यहाँ पर कौन थे उस टाइम पर, ऋषि वल्लभ सुंदरयाल ने नेतृत्व किया। 1969 में पर्वतीय विकास बोर्ड यूपी सरकार ने कुमाऊं परिषद मोर्चा 3 अक्टूबर को लिया गया था पीसी जोशी के नेतृत्व में। उसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 1972 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उत्तरांचल परिषद का गठन किया जाएगा। दिल्ली चलो का नारा 1973 में प्रकाश सिंह नेगी देंगे। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 1975 की बात करते हैं। 1975 में यहाँ पर इंदिरा गांधी पीएम के सामने यहाँ पर आपातकाल आ रहा होगा। देखो ये मांग को नहीं समझा गया, इसके कुछ अपने पहलू थे। ठीक है, आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ से ये करना है कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम पर हुई हैं। ठीक है, तो देखो 1976 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तरांचल युवा परिषद का गठन किया गया। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ को आपको अच्छे से करना चाहिए। फिर उसके बाद करते हैं 1979 में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया। किसने किया इस चीज़ को, इस चीज़ को देखना त्रिपेन सिंह नेगी ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर 1979 में वीकेडी, याद रखना यूकेडी की स्थापना, सॉरी यूकेडी की स्थापना हुई है और ये महत्वपूर्ण है, देवी दत्त पंत के द्वारा। इस चीज़ को देख लेना, मसूरी से ये पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूकेडी की स्थापना 1979 में की गई, किसके द्वारा, देवीदत्त पंत के द्वारा। यह एक प्रोफेसर और वैज्ञानिक थे। यह राज्य की पृथक राज्य के लिए बनी पहली पार्टी थी और यह पर्वतीय जन विकास सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1980 में संजय गांधी के सामने मुलाकात करेंगे। कौन कौन मुलाकात करेंगे, देखो मोरारजी के सामने किसने मुलाकात की, त्रिपेन सिंह नेगी ने। ये पूछा जा सकता है त्रिपेन सिंह नेगी ने किस पीएम के साथ मुलाकात की, इंदिरा गांधी जी के साथ मुलाकात होगी। देखो ये सारी चीज़ क्यों की जा रही है, पृथक राज्य के लिए की जा रही है। पर यहाँ पर धीरे धीरे देखो बहुत लंबा समय लगा था, लगभग यहाँ पर मानकर चले पूरा 100 साल लग गए थे, पूरे 100 साल। 1897 से आप लोगों के ये पृथक राज्य की मांग हुई और कब जाकर 1997 में यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लगभग एक पूरा साल लगा है, 100 साल यानी एक शताब्दी लग गई है एक पृथक राज्य की मांग के लिए। ये महत्वपूर्ण है। संजय गांधी के देवीदत्त पंत द्वारका प्रसाद उनियाल में होगा। फिर 1980 में आपको पता होना चाहिए यूकेडी को रानीखेत की से एक सीट मिल जाएगी जिसमें जसवंत सिंह बिष्ट जीतेंगे। 1983 में इंदिरा गांधी बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे जिसमें जसवंत सिंह बिष्ट ने पृथक राज्य की मांग की। देखो देख रहे हो आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जाकर मांग की जा रही है। यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपको अच्छे से देखना है। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्लब ने साइकिल की यात्रा निकाली। कब निकाली ये भी पूछा जा सकता है, 1984। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, 900 किलोमीटर। फिर उसके बाद 23 अप्रैल 1985 में राजीव गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात हो रही है 1879 में मुलाकात हुई आप लोगों की। यहाँ पर किससे मुलाकात करेंगे, मैंने अभी बताया आप लोगों को, संजय गांधी से मुलाकात करी। 1980 में संजीव गांधी से मुलाकात कर दी, इंदिरा गांधी से मुलाकात कर दी। फिर उसके बाद यहाँ पर राजीव गांधी से ही मुलाकात कर रहे हैं कि ये करो, पर यहाँ नहीं माना जा रहा है। उनके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि ये अलगाववादी की नीति को चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं ये पूरा क्षेत्र अलग कर दे, कहीं ये पाकिस्तान जैसा एक अलग राष्ट्र ना बना दे बाद में इसे। पर यहाँ पर इस चीज़ को देखना, एक और इसका पहलू था। इसके पहलू क्या थे, पहले देखो कुछ अलग अलग कारण रहे। पहले यहाँ पर चीन युद्ध हो गया और आपका पाकिस्तान का युद्ध हो गया, कभी यहाँ पर इमरजेंसी लग गई। तो ये कैसे संभव था कि इन चीज़ों को सुना जाए, क्योंकि आपका ही राज्य नहीं था यहाँ पर उत्तराखंड, और भी राज्य थे। यहाँ पर आपके राज्य से ही बातें नहीं आ रही थी, आंध्र प्रदेश से भी आ रही थी और राज्यों से आ रही थी। तो एक केंद्र क्या क्या करती, तो इसलिए लगभग ये पूरा टाइम लगा है। और ये टाइम लगने में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गठित हुई हैं वो चीज़ें आपको याद करनी है बस। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नवंबर 1985 में यूकेडी नैनीताल कमिश्नरी पर आंदोलन किया गया। 1937 में याद रखना पृथक राज्य के लिए एक आंदोलन हुआ है। 1987 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नवंबर 1987 में पूरन डंगवाल के नेतृत्व में संसद के सामने बोर्ड क्लब में यहाँ पर धरना दिया गया। फिर त्रिवेंद्र पवार और धीरेन्द्र प्रताप भदौला ने एक यहाँ पर पत्र बम फेंका था 23 अप्रैल
याद रखना ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। 23 अप्रैल यहाँ पर आप लोगों को फेंका गया था। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, चीज़ को आपको अच्छे से देखकर चलना है। 1987 में पत्र बम फेंका गया था, किसके द्वारा? त्रिवेंद्र पवार और धीरेन्द्र प्रताप भदौला के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं 1987 में यहाँ पर क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। 1987 में यूकेडी का ही विभाजन हो गया और यहाँ पर कौन अध्यक्ष बनेंगे? काशी सिंह एरी इसके अध्यक्ष बनेंगे 1987 में। देखो 1987 अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। हरिद्वार की उत्तराखंड में जोड़ने की पहली बार मांग की गई। राष्ट्रपति को यहाँ पर जैल सिंह थे राष्ट्रपति इस टाइम, और इनको यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया था कि हरिद्वार को उत्तराखंड में जोड़ा जाए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 1987 में अल्मोड़ा में पहली बार भाजपा सम्मेलन में पृथक राज्य मांग के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के सामने। ये चीज़ को देखो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज़। लाल कृष्ण आडवाणी अल्मोड़ा कब गए, ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1987 के टाइम पर गए थे, जब वहाँ पर उत्तरांचल का नाम होगा और ना कि उत्तराखंड नाम होगा। इस चीज़ को देख लेना, ये कहा गया था। 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद, 1988 में इस चीज़ को देखना, उत्थान परिषद का गठन इस चीज़ में यहाँ पर शोभन सिंह जीमा के द्वारा किया जा रहा है। ये देखो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो मैं चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं। देखो पॉइंट क्या है, प्रश्न यहाँ से ही बनकर आएंगे कि उत्तरांचल उत्थान परिषद की यहाँ पर स्थापना किसने करी? शोभन सिंह जीना ने करी 1988 में। 1989 में यहाँ पर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा द्वारिका प्रसाद उनियाल द्वारा। याद रखना, ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को ने ये पहले से पढ़ा होगा, बस आप लोगों को रिवीजन हो रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आ रही होगी। 1990 में क्या होगा यहाँ पर? 1990 में देखेंगे तो यूपी में विधानसभा में पहली बार पर्वतीय राज्य की मांग की जाएगी, के सामने रखा जाएगा, और यहाँ पर जसवंत सिंह नेगी ने इसका नेतृत्व किया था। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जसवंत सिंह नेगी कौन होंगे? ये यूकेडी के विधायक होंगे। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर एक सीट मिल गई थी और इनके सामने यूपी के विधानसभा में 1990 में प्रस्ताव रखा गया। 1991 देखो, अब यहाँ से महत्वपूर्ण है। अभी तक जो चल रहा था ना, अभी तक तो मांगे जो चल रही थी 1991 से पहले जो मांगे चल रही थी उनको इग्नोर किया जा रहा था, परंतु यहाँ पर अब, क्योंकि अब यहाँ पर 1994 आते आते बहुत बड़े बड़े संघर्ष होने शुरू हो जाएंगे, और जिसमें मृत्यु भी होंगी, जिसमें हत्याएं भी की जाएंगी, जिसमें आप लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर देश को एक केंद्र की तरफ ले जाएगी कि हाँ इसको एक अलग राज्य बनाना चाहिए। तो इस चीज़ को देखें तो क्या होगा, 1991 में यूपी में पृथक राज्य को भाजपा की घोषणा होती है, और पत्र में शामिल हुआ कल्याण सिंह, इस टाइम यहाँ पर सीएम थे, आपको पता होना चाहिए। 1991 में ही प्रस्ताव विधानसभा में संसद में रखा गया और इसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया था। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये देखो सारी चीज़ें हो गई हैं। 1991 में आपको पता होना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की नीति भी चली थी, जिसका अवमूल्यन किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, जिसमें ग्लोबलाइजेशन को भी प्राइवेटाइजेशन को भी यहाँ पर सबको मान्य कर दिया गया था। देखो इस टाइम ये चीज़ चल रही है तो इसकी मांग को ज़्यादा गौर नहीं किया गया, कुछ ना कुछ उस टाइम पर जरूर घटा है। देखो जब जब मांगे आपकी ली गई थी ना, जब जब आपकी मांगे ली जाएंगी तो कुछ ना कुछ केंद्र में बड़ी चीज़ घटना हो गई थी, जिस कारण इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। परंतु आप लोग ये देखें फिर क्या होगा, 1992 देखो जब आ गया है तो यूकेडी ने अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। गैरसैंण को इसने राजधानी बनाई जाएगी और यहाँ पर जिसका नाम यहाँ पर चंद्रनगर रखा जाएगा, जो चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर रखा जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख रहे ना, पहली बार यहाँ पर यूकेडी ने ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा था, किसकी उस अध्यक्षता में? काशी सिंह एरी जो बनाए गए थे पहले। ठीक है, जब आप यहाँ पर इसका विभाजन होगा उस टाइम पर। ठीक है, फिर कौशिक समिति, यहाँ से इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है। कौशिक समिति की स्थापना 1993 और 1994 के मध्य रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में की गई। किसने करवाई? मुलायम सिंह यादव ने। इसकी रिपोर्ट 1994 में दी गई थी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें 5 सदस्य थे। 21 जून 1994 को एक नया राज्य बनाओ विधानसभा में स्वीकार किया गया। 8 जिले होंगे जिसमें हरिद्वार यूपी में होगा, ऐसा कहा गया था। जनता का इसमें ज़्यादा रोष हो गया क्योंकि हरिद्वार को वो लोग चाहते थे, परंतु इन्होंने कहा कि हरिद्वार यूपी में होगा, इस चक्कर में थोड़ा रोष हुआ। 1994 में क्या होगा, एक संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा, राज्य मोर्चा बहादुर राम टंटा के द्वारा नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वन लाइनर में मिलते रहेंगी।
आप लोगों ने लिखी भी होंगी। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल रिवीजन करवा रहा हूँ एक एक चीज़, तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। हम लोग कहाँ गोरखा शासन से आ रहे हैं एक एक चीज़ लेते हुए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 1952 में बीजेपी सरकार गिरी और 1992 में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की सरकार मिलेगी। 1994 को यहाँ पर काला वर्ष भी घोषित कर दिया जाएगा। इसका रीजन क्या है अब नीचे आप लोग देख लें, क्या क्या इसका रीजन होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो नैनीताल संयुक्त समिति का गठन 1994 में होगा। नई आरक्षण नीति आएगी। नई आरक्षण नीति में क्या करा गया, यही एक महत्वपूर्ण था जो यहाँ पर एक दंगों का रूप लेगा। यहाँ पर जनता आक्रोश हो जाएगी, क्योंकि इसमें आरक्षण नीति यानी शिक्षा नीति, शिक्षा नीति यानी जो अभी हम भी पढ़ रहे हैं। देखो अभी भी यहाँ पर अगर कुछ आरक्षण अगर बदल दिए जाए ना, तो बच्चे आक्रोश में अभी भी आ जाएंगे। रीजन यही था, उस टाइम भी बच्चे यहाँ पर आक्रोश में आए, बच्चों से ही जनता में आक्रोश जना, और बच्चों से ही आप लोगों को पता है कि एक यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाना जाने लगेगा। देखो अभी क्या क्या होने लगेगा। देखो यहाँ पर इस चीज़ को देखें, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी में 27% का मांगी गई, और टोटल यहाँ पर आरक्षण 65% का आरक्षण कर दिया गया था। इस चीज़ को देखना, पहले 27% था और सीधे 65% यानी पूरा का पूरा बढ़ा दिया गया, जिसमें इंद्रमती बरौनी ने विरोध कर दिया गया कि हमारे वहाँ से तो जितने भी हैं वो जो जनरल कास्ट के हैं जो भी हैं, उन लोगों को तो यार हम यहाँ पर सीट नहीं मिल पाएगी। आप लोग इस चीज़ का यहाँ पर इन लोगों ने विरोध किया था। 7 अगस्त 1994 में अनशन पर बैठे थे। इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण है कि इंद्रमणि बरौनी जब आरक्षण नीति आई तो अनशन पर कब बैठे थे, 7 अगस्त को बैठे थे। ये महत्वपूर्ण है। कॉलेज में यहाँ पर ये विरोध किया गया था। काशी सिंह ऐरी कब बैठे थे, वो 15 अगस्त को बैठे थे। 7 अगस्त को कौन बैठेंगे, इंद्रमणि बरौनी बैठेंगे। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका फिर आएगा 8 अगस्त। देखो यहाँ से अब आना शुरू हो गया है। 8 अगस्त को पौड़ी क्रांति होगी, स्कूटर रैली निकाली जाएगी हल्द्वानी में, महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो चीज़ हुई है, सितंबर तो आप लोग मानकर चलें जिसके वजह से यहाँ पर काला वर्ष घोषित कर दिया गया। 1 सितंबर को खटीमा कांड होगा। कौन कौन लोग यहाँ पर शहीद होंगे देख लो ध्यान से, ये प्रश्न डायरेक्ट बन जाएंगे। अब यहाँ से आपको छोड़ना नहीं है। प्रताप सिंह नेगी, भगवान सिंह, धर्मानंद भट्ट, सलीम अहमद, गोपी और भुवन सिंह इसमें शहीद हो जाते हैं। 2 सितंबर में मसूरी कांड होगा, जिसमें मदन मोहन शहीद हो जाएंगे। 2 महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हंसा धनई और बेलमती चौहान, और 7 व्यक्ति अलग, और यहाँ पर एक उमा शंकर जो इसमें थे। चीज़ को देख लेना, यहाँ पर ये शहीद हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। मसूरी कांड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चीज़ को आपको गलत नहीं करके आना है, ठीक है। उसके बाद कब होगा, 2 सितंबर 1994, 1 सितंबर 1994। फिर उसी के यहाँ पर 15 तारीख को क्या होगा, सितंबर में बाटा घाटा कांड हो जाएगा, जो यहाँ पर दून में रास्ता रोका जाएगा, गाड़ियाँ भी रोकी जाएंगी, लूटपाट की जाएगी, अत्याचार किया जाएगा। 18 सितंबर 1994 को युवा समिति का गठन यहाँ पर हुआ। याद रखना, युवा संघर्ष समिति का गठन होगा। कहाँ होगा, रामनगर में होगा 18 सितंबर को, यानी इसके 3 दिन बाद। और 1 अक्टूबर को इसी के द्वारा यहाँ पर एक दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए एक बस जाएगी। और 1 अक्टूबर 1994 को सबसे बड़ा कांड, सबसे बुरा दिन, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण, यह आपके उत्तराखंड की धरती में है, ये है आपका मुजफ्फर कांड, जिसको रामपुर तिराहा कांड भी कहा गया। इसमें यहाँ पर बहुत बर्बरता की गई। ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें की गई हैं। ये बीबीसी न्यूज़ में ये छापा गया था 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। इसी को यहाँ पर कूर शासन की कूटनीति कही गई है। देखो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कूर शासक की कूर साजिश, ठीक है, कूर शासक की कूर साजिश भी इसे कहा गया है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान बचाओ यात्रा 25 जनवरी 1995 के दिन निकाली गई। फिर एक और कांड हो जाएगा, श्रीयंत्र टापू कांड, 10 नवंबर 1995 को, जिसमें 2 व्यक्ति राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ऊपर जितने भी शहीद हुए हैं प्लीज़ इसको एक बार याद कर लेना, मैं सब कुछ लिख कर लाया हूँ। यदि आपको इससे भी एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लोग आराम से कोई सी भी किताब खोल सकते हैं, कहीं से भी आप लोग अजय रावत की उठाकर देख लें, कहीं से भी उठाकर देख लें, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। परंतु अब ये वक्त है सिर्फ चुनिंदी चीज़ों को उठाने का। याद रखना, बटर बाइट, याद रखना एक बटर बाइट होती है, आपको बटर को उठाने का टाइम है। आपको दूध लेने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, यानी आप दूध नहीं ले पाएंगे। अब टाइम नहीं बचा है, 3 दिन बचे हैं, तो सिर्फ बटर निकालिए, जहाँ से भी अच्छी चीज़ें
चीज़ें मिल रही हैं उठाए और उसको पेपर में अच्छे से कर कर आए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 15 अगस्त। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 अगस्त। 15 अगस्त 1996 में यहाँ पर नए राज्य की घोषणा HD देवगौड़ा के द्वारा की जाएगी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे यहाँ पर, और 1992 में होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आगे चलते हैं। 1997 में विधानसभा के सामने प्रस्ताव किया जाएगा 100 साल बाद। देखो आया नहीं आया 100 साल बाद, यहाँ पर ढांचा बनकर तैयार होगा। KR नारायण यहाँ पर राष्ट्रपति होंगे 1997 से 2002 तक। 1999 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अटल बिहारी सरकार द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। याद रखना अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये आपका आज का लास्ट वीडियो भी, और लास्ट ये जो है ना, इस चीज़ को मानकर चले, यहाँ पर आज हम लोग लास्ट कर रहे हैं। और यहाँ से आप लोग अब 3 दिन अच्छे से खुद पढ़ेंगे। जो चीज़ें मैंने लगभग पूरी करवा दी हैं, लगभग अभी तक नहीं भी तो मैंने 5,000 से ऊपर प्रश्न पूरे करवा चुका हूं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि पटवारी से पहले मैं सब कुछ करवाऊंगा, और मैंने देखो एक नहीं भी तो जितना मैंने करवा दिया है ना आप लोगों को अभी तक, इसमें से आप लोग खुद अपना पेपर देख लीजिएगा। कम्युनिटी बॉक्स में जितने मैंने क्वेश्चन डाले हैं वो सारे जरूर कर लेना। यदि आप लोग ये सब भी कर जाते हैं तो मैं अभी भी बोलूँगा 70 नंबर मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है अभी इन 4 महीनों में, देखो मैंने 4 महीनों में ही ये पूरा चैनल बनाया है, और आप लोगों ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। आप लोगों से ही ये मेन चीज़ हो पाई है। देखो आप लोगों का साथ जितना मिलता है ना, इसमें हम उतने अच्छे से सारी चीज़ें लाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैंने यहाँ पर छोड़ी हो। संविधान अच्छे से करवाया है आपको। पॉलिटी में अगर मैं बात करूँगा, एक एक चीज़ में मैंने आपको बोला है, बार बार जोर दिया है। आर्टिकल से प्रश्न बनते हैं, संशोधन से प्रश्न बनते हैं। आपके इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, बार बार आपको गलती नहीं करनी है। इतिहास में मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। भूगोल में क्या क्या करके जाना है वो भी बताया है। अर्थशास्त्र में और उत्तराखंड में भी मैं एक तरफा आपको लेकर चला हूँ। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को जो मैंने नहीं करवाया है वो है करंट अफेयर। परसों आप लोगों को लगभग यहाँ पर 200 करंट अफेयर पूरी मिल जाएगी, उसको आप लोग जरूर देख लेना। मैं इसको लास्ट दिन इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप लोग लास्ट में अच्छे से पढ़कर जाते हैं, मुझे पता है। 6 तारीख को आपको 5 बजे शाम को यहाँ पर करंट अफेयर देखने को मिल रही होगी। 200 प्रश्नों की आशा करता हूँ आप लोग उसको जरूर देखेंगे। लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000 में। राज्यसभा में कब पारित होगा? 10 अगस्त 2000 में। और यहाँ पर KR नारायण द्वारा 28 अगस्त 2000 को यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे, और 1 जनवरी यहाँ पर 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर 27वां राज्य उत्तराखंड बन जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 29 जुलाई को यहाँ पर 29 जुलाई को पहले यहाँ पर कम्युनिटी बनी होगी, तब ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम इसका दे दिया जाएगा, जो अभी उत्तरांचल नाम था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर क्या था, 9 नवंबर के टाइम पे देखो कुछ चीज़ लिखी हुई है मैंने। 9 नवंबर में यहाँ पर अस्थायी राजधानी किसको, गैरसैंण को, यहाँ पर अस्थायी राजधानी देहरादून, और ये जो गैरसैंण है, गैरसैंण को बनाई गई। 2020 में यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको दोबारा से चेंज करके एक राजधानी बना दी गई। अब 2 राजधानी आपको पता होना चाहिए, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन आपकी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बनाई गई है। गजट संख्या याद रखना 28। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये प्रश्न बनता है। इस चीज़ को आपको गलत नहीं करना है कि 9 नवंबर में कौन से गजट संख्या थी आपकी, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। 28 है। उस टाइम CM कौन थे? राजनाथ सिंह थे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। PM की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो KR नारायण थे। सुरजीत सिंह बरनाला यहाँ पर पहले होंगे। जो उत्तराखंड, जो उत्तरांचल टाइम पे, उत्तरांचल के समय पहले यहाँ पर जो आप लोगों को सुरजीत सिंह बरनाला देखने को मिलेंगे जो राज्यपाल होंगे, और CM नित्यानंद स्वामी जो आप लोगों के चुने जाते हैं। ठीक है, निर्वाचित यहाँ पर ND तिवारी चुने जाएंगे। आशा करता हूँ लगभग मैंने आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से, बहुत प्यार से समझाया। आप मेरे साथ पूरा अच्छे से बैठे होंगे। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर कीजिएगा। हम लोग आपके लिए ऐसे ही तत्पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लाते रहेंगे। और जो वन दरोगा वाले विद्यार्थी हैं, 9 तारीख से बिल्कुल तैयार रहिएगा। 9 तारीख से लेके 1 फरवरी 2023 तक मैं पूरी क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस कंप्लीट कराने का वादा करता हूँ। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो आपके सिलेबस में है वो पूरे हम लोग 18 दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे। आप लोग बस क्या करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो विद्यार्थी
1 फरवरी से मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़ सकता है। रोज शाम को 5 बजे बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो आपके सिलेबस में है वो पूरा हम लोग 6 मंथ का कोर्स करने जा जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों का यहाँ पर RO ARO कंप्लीट हो जाएगा। प्री याद रखना, PCS के प्री को भी आप लोग इसमें मान सकते हैं, मैं बिल्कुल इस स्तर से करवाऊंगा। हम लोग 1 फरवरी से अच्छे से तैयार कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी हमारे साथ इसमें जुड़ें और अपने आने वाला जो भी आपका आगामी परीक्षा है, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक या जो भी परीक्षाएं हैं उसमें सफल हो जाएं। हम लोग बस यही आशा करते हैं। पटवारी की दृष्टि से आज ये हमारा लास्ट वीडियो होगा और कल मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगा दिन में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आने वाला है। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।